तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल के मैं सुरेश मरावी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ऐसे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए। ये लघु तरीफ का प्रश्न है। इससे पहले हमने अति लघु को देखा था। इसमें पहला क्वेश्चन है, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका आपका आंसर होगा, भोजन से हमें ऊर्जा मिलता है। ठीक है, मेनली रूप से भोजन से हमें ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा की आवश्यकता जीवों की जैविक क्रियाओं जैसे पाचन हो गया। जैविक क्रिया का मतलब होता है जो भी जीव में जो भी क्रिया होता है उसी को जैविक क्रिया बोलते हैं। जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि के संचालन में पड़ते हैं। ये सब जो भी क्रिया होता है इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन तथा जल की प्राप्ति होती है, इसलिए भोजन की आवश्यकता होती है। आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, इतना भी लिखिएगा तो काम हो जाएगा। ये भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन ये सब पोषक तत्व है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये सबसे जल्दी एनर्जी देता है और वसा जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। और ये दोनों अगर नहीं हो शरीर में तो फिर प्रोटीन भी एनर्जी देता है। वैसे प्रोटीन भी शरीर की वृद्धि एवं विकास का भी काम करता है। ठीक है, खनिज, विटामिन, जल ये सब जो है ये जो भी भोजन हम खाते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सबको पचाने का काम करता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अलग अलग फसल को अलग अलग मौसम में क्यों उगाया जाता है? तो अलग अलग फसलों की खेती के लिए अलग अलग जलवायु संबंधित परिस्थितियां की आवश्यकता होती है। सबको अलग अलग मौसम चाहिए। ये परिस्थितियां भिन्न भिन्न मौसम में प्राप्त होती है, इसीलिए अलग अलग फसल को अलग अलग मौसम में उगाया जाता है। ये सब पढ़ाया हुआ है। तीसरा, खरीफ फसल तथा रबी फसल में अंतर बताए। तो फसल देखे तो मौसम के आधार पर भारत में यहाँ पे 3 तरह की खरीफ फसल, रबी और ग्रीष्म फसल। तो इसमें रबी, खरीफ और रबी में अंतर बताना। 3 फसलों को वर्षा ऋतु में बोया जाता है और इन फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है या लगाया जाता है। इनकी बुआई जून जुलाई तथा कटाई अक्टूबर से सितंबर तक होता है और इनकी बुआई अक्टूबर माह में तथा फसल की कटाई मार्च में होती है। खरीफ फसल के अंतर्गत धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि आते हैं। रबी फसल के अंतर्गत गेहूं, चना, मटर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बीजारोपण के पूर्व खेतों की जुताई क्यों किया जाता है? तो जुताई यहाँ पे ता होगा। ठीक है ना, जुताई से पोषक तत्व मिट्टी की ऊपरी परत में आ जाते हैं। ठीक है, जब वो उलट पुलट होता है मिट्टी तो पोषक तत्व ऊपरी परत में आते हैं। इसके अलावा मिट्टी के कणों के बीच वायु संचरण जिससे कि श्वसन लेने में पौधों को आसानी हो तथा जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी जुताई के दौरान जड़ से उखड़ जाते हैं, इसीलिए बीजारोपण के पूर्व खेतों की जुताई आवश्यक है। 5वां नंबर कुछ उर्वरक तथा खाद में अंतर, ये बुक में भी दिया हुआ है। तो उर्वरक तथा खाद में निम्नलिखित अंतर है। पहला, उर्वरक अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण फैक्ट्रियों में होता है। अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन हो या फिर हाइड्रोजन हो, लेकिन कार्बनिक का मतलब जिसमें दोनों हो। तो यह खाद कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण प्रकृति में पादप तथा जंतुओं के अपशिष्टों के अपघटन से होता है। दूसरा नंबर होगा, उर्वरक का प्रयोग खेतों में प्रायः फसल की बुआई के बाद किया जाता है। दूसरा, इसमें खाद का प्रयोग खेतों में फसल की बुआई के पूर्व जुताई के दौरान किया जाता है। उर्वरक में पादप पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है, जबकि खाद में पादप पोषक तत्व उर्वरक के तुलनात्मक रूप से कम होता है। 6 नंबर, फसल चक्रण की परिभाषा दे। तो खेतों की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कोई 2 फसलों के बीच एक फलीदार तो फलीदार फसल के जड़ों पर ग्रंथियां और ग्रंथियों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। यह ग्रंथियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा उसी में वास स्थान बनाए रखते हैं। इसके बदले में जीवाणु वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण कर इसे नाइट्रोजन के यौगिक में परिणत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। इस प्रकार ग्रंथियों तथा राइजोबियम के बीच पाई जाने वाली लाभदायक साझेदारी को सहजीवन कहा जाता है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ग्रंथियों तथा राइजोबियम के बीच पाए जाने वाले लाभदायक साझेदारी को सहजीवन कहते हैं। या फिर सहजीवन 2 प्राणियों में पारस्परिक लाभजनक आंतरिक साझेदारी है। ठीक है, कोई भी 2 प्राणियों में ऐसा हो सकता है। और 8वां, फसलों के लिए सिंचाई क्यों आवश्यक है? तो फसलों की उचित वृद्धि तथा विकास के साथ साथ फसलों के समस्त जैविक क्रियाओं जैसे बीजों का अंकुरण, प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण, रसारोहण, बाष्पोत्सर्जन आदि के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। 9 नंबर, सिंचाई के पारंपरिक तरीकों को बताएं। तो सिंचाई के परंपरागत तरीकों जैसे हिरनी, चेन पंप,
ढेकली राहत द्वारा खेतों में जाल उपलब्ध कराया जाता है। ये सब का फोटो भी दिखाए थे। इन पारंपरिक तरीकों में पालतू जानवरों तथा मजदूरों का उपयोग किया जाता है। खरपतवार नियंत्रण क्यों कि आवश्यक है? तो खरपतवार वैसा वंचित पौधे को कहा जाता है जो खेतों में फसलों के साथ साथ स्वतः उग जाते हैं या फसलों को उपलब्ध होने वाले पोषक तत्व, जल, सूर्य का प्रकाश, स्थान आदि का उपयोग करते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव फसलों की पैदावार पर पड़ता है। इसीलिए उत्पादों का भविष्य में उपभोग के लिए भंडारण आवश्यक है। हमारे देश में अनाजों के भंडारण की व्यवस्था भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी इसको शॉर्टकट में FCI ये करता है। ठीक है, भविष्य में इसका यूज हो, किसी भी तरह का आपातकालीन या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो फिर इसका यूज किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, पशु से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ के नाम लिखे। तो पौधे की तरह ही जीव जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं, जैसे दूध, मीट, अंडा, शहद आदि। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। और इसका PDF चाहे तो कमेंट में बोलेगा, इसका PDF लिंक आपको मिल जाएगा। और मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।